नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभय सिंह चौहान सहायक अध्यापक के रूप में प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में कार्यरत हूँ। आज हम फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के फर्स्ट यूनिट का हिस्सा है। और हमने इससे पहले फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज के बारे में पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या हैं, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज एज पर 1956 के आधार पर कैसे बनाया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज एज पर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के आधार पे कैसे बनाया जाता है और उसमें क्या चेंजेस आए हैं, नए चेंजेस जो उसमें किए गए हैं वो क्या किए गए हैं। तो आइए समझते हैं। तो फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज 2013 एक्ट, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के हिसाब से हमने दो स्टेटमेंट बेसिकली प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहला आपका बनेगा बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट में चेंज किया गया है। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 में हमारे पास तीन अकाउंट मेनली बनते थे। पहला बनता था ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनता था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बनता था बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ पर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के हिसाब से हमने ट्रेडिंग अकाउंट को ख़त्म कर दिया है और हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। सिर्फ ये दो चीज़ें बनाएंगे और जो ट्रेडिंग अकाउंट के जितने भी आइटम्स थे वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। सारे आइटम जो भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एज पर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के हिसाब से फाइनल अकाउंट को दो पार्ट में बनाया गया है। और ये है पार्ट वन में आपका बैलेंस शीट के बारे में समझाया गया है, जो कि आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। ये पार्ट 1 शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बैलेंस शीट को समझाया गया है। और पार्ट 2 में सेकेंड पार्ट में आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में समझाया गया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझाया गया है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 की चर्चा करेंगे। यानी हम बैलेंस शीट की चर्चा करेंगे कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के आधार पर। तो देखिए, अगर हम एक बार याद करें तो कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 में हम जो बैलेंस शीट बनाते थे वो बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल होती थी, या दूसरे शब्दों में बोले तो वो बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में होती थी। एक तरफ आप लाइबिलिटीज के बारे में लिखते थे और दूसरी तरफ आप एसेट्स के बारे में लिखते थे। लेकिन अब जो बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा है उसमें थोड़ा चेंज आया है। और कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 ने प्रपोज किया है कि बैलेंस शीट को आप सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट में लिखेंगे, मतलब सिर्फ एक ही तरफ सारी चीज़ें बनाएंगे और इसको दो अलग अलग साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें नहीं रखेंगे। सिर्फ एक ही साइड में सारे आइटम्स एक के नीचे एक लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने इसमें क्या किया है कि हमने इसको वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। और वर्टिकल फॉर्मेट में सबसे पहले जो आइटम आता है वो आता है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। ये आपकी हेडिंग है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, मतलब हम लाइबिलिटी साइड के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब लाइबिलिटीज हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम उसका टोटल करने के बाद हम एसेट साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही सिंपल रूप से इसको समझिए कि जो फॉर्मेट 1956 में बनाया गया था, 1956 के आधार पे हमें प्रिस्क्राइब किया गया था जो फॉर्मेट, हम उसी को ही फॉलो करेंगे। बस उसमें कुछ थोड़े से चेंजेस आए हैं। एक तो फॉर्मेट में चेंजेस आया है, ठीक है, कि जो फॉर्मेट है वो आपका हॉरिजॉन्टल था, अब वो वर्टिकल फॉर्म में आ गया है। लेकिन उसके अंदर जो आइटम है वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, बस थोड़े से आइटम्स के नाम कुछ प्लस माइनस हो सकते हैं। तो वो हम अभी चर्चा करेंगे कौन कौन से नए आइटम इसमें इंक्लूड हुए हैं। और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है आपका इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। तो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में जैसा कि हम 1956 में शेयर होल्डर्स फंड के नाम से लिखते थे, यहाँ पर भी हम शेयर होल्डर फंड के नाम से ही इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में पहला आइटम हम दिखा रहे हैं। चाहे तो आप ये देख सकते हैं कि शेयर होल्डर्स फंड के नाम पे इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज यहाँ पर दिखाया गया है।
तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में देखिए आपकी दो कैटेगरी आती हैं। पहला आता है शेयर कैपिटल, दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। ये हमने 1956 के आधार पर भी देखा था कि वहाँ पर भी ये दोनों चीज़ें थी कि शेयर कैपिटल भी हम दिखाते थे और रिजर्व एंड सरप्लस भी दिखाते थे। लेकिन 2013 एक्ट के अंदर एक नया आइटम ऐड हुआ है और वो है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये आइटम एक नया ऐड हुआ है कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स का मतलब ये होता है कि कई बार कंपनी के पास लिमिटेड शेयर्स होते हैं इशू करने के लिए। तो जब वो अपने शेयर इशू कर देती है उसके बाद भी कुछ लोग आते हैं और वो शेयर की डिमांड करते हैं कि हमें अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बना लीजिए। आप लोगों से पैसा मांगने जाते हैं, आप लोगों से उधार मांगने जाते हैं। लोग आपसे ये कहते हैं कि हम आपको उधार देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उधार सिर्फ एक ही शर्त पे बन देंगे, अगर आप हमें अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बनाएंगे, उस कंपनी का शेयर होल्डर बनाएंगे। लेकिन कंपनी ऑलरेडी शेयर्स इशू कर चुकी है और शेयर्स के थ्रू कंपनी के पास पहले ही पैसा आ चुका है। अब कंपनी उससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। जितना उसके पास प्रेस्क्राइब्ड था कैपिटल शेयर के लिए, ऑथराइज्ड था, उतना वो ऑलरेडी इशू कर चुकी है, उससे ज़्यादा वो शेयर के फॉर्म में नहीं इशू कर सकती। लेकिन उसे पैसे की ज़रूरत है आगे भी बिजनेस को चलाने के लिए, और पैसे की जब नीड है तो लोगों ने डिमांड की है कि हमें शेयर चाहिए। कंपनी उस आधार पे उन लोगों से ये वादा करती है कि हम आपको एक शेयर वारंट इशू कर रहे हैं। वो शेयर नहीं है लेकिन शेयर वारंट इशू कर रहे हैं कि जब भी हम अगली बार आपको शेयर इशू करेंगे, तो जब भी हम मार्केट में शेयर इशू करेंगे सबसे पहले हम आपको शेयर होल्डर अपनी कंपनी का बनाएंगे। जब हम अगली बार शेयर अपना मार्केट में इशू करेंगे सबसे पहले हम आपको शेयर होल्डर बनाएंगे। उस वारंट के आधार पे, उस वारंटी के आधार पे, उस वारंट के आधार पे आप उन लोगों से पैसा ले सकते हैं। तो ये एक नया आइटम आपने ऐड किया है कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अंदर, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो अब हमारे शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें आ गई हैं। पहला है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कई बार क्या होता है कि हमें शेयर एप्लीकेशन मनी मिल जाती है लेकिन हम शेयर अलॉट नहीं कर पाते। हमें शेयर एप्लीकेशन मनी मिल जाती है जब हम शेयर मार्केट में इशू करते हैं, तो लोग उस शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, उन शेयर को खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन मनी पे करते हैं। तो मान लीजिए कि लोगों ने एप्लीकेशन मनी पे कर दी लेकिन आपने उनको अभी तक अलॉटमेंट, शेयर का अलॉटमेंट नहीं किया, तो वो अमाउंट आप यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के नाम से दिखाएंगे। लेकिन ये केस कंपनी के अंदर बहुत रेयर होता है, इसीलिए हम इसको जनरली, आप जब भी सवाल करेंगे तो आपको ये पॉइंट बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये केस हुआ था, इसीलिए इस पॉइंट को हमने एक नया इंक्लूड करके ऐड किया गया है, ताकि अगर इस प्रकार के कुछ केस आते हैं सामने तो हम उनको कहाँ और किस हेडिंग में दिखाएं। तो इसीलिए इसके लिए स्पेसिफिक एक अलग से हेडिंग बनाई गई है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के नाम से। अब आते हैं थर्ड हेडिंग। थर्ड हेडिंग है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज। थर्ड हेडिंग है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज। सेकंड हेडिंग आपकी थी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और थर्ड हेडिंग है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं वो लाइबिलिटीज जो कि लंबे समय के लिए आपको तय होती हैं, जिनको आपको लंबे समय में चुकाना पड़ता है, एक साल से ऊपर का समय नॉन करंट लाइबिलिटीज में, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, deferred tax liabilities, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इस प्रकार की जो अलग अलग लाइबिलिटीज हैं जो कि लंबे समय के लिए हैं, जो एक साल से ऊपर के लिए गए हैं, उन सबको आप नॉन करंट लाइबिलिटीज की हेडिंग के अंदर लिखेंगे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट अपने उस पर। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो चौथा हेडिंग आती है, फोर्थ हेडिंग आती है, वो आती है करंट लाइबिलिटीज। जो फोर्थ हेडिंग आती है वो आती है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि जो एक साल के अंदर अंदर जो पैसा तय होना है,
मतलब जो पैसा हमें लोगों को देना है 1 साल के अंदर चुकाना है। ठीक है, हमारी जो पार्टीज हैं जिनसे हमने लिया है उधार, उनको 1 साल के अंदर चुकाना है। वो सारी करंट लाइबिलिटीज के अंदर आती हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कुछ हमने उधार लिया है जो कि 1 साल के अंदर चुकाना है। ट्रेड पेबल हमें 1 साल के अंदर चुकाना होता है। अदर कोई करंट लाइबिलिटीज हमारे पास हैं जो कि 1 साल के अंदर हमें उसका भुगतान करना है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, किसी प्रकार के कोई ऐसे प्रोविजन है जो कि शॉर्ट टर्म है, जो 1 साल के अंदर जिनका निपटारा होना है, वो सारी चीज़ें आपकी करंट लाइबिलिटीज के अंदर आती हैं। तो इसका मतलब हमारी टोटल 4 हेडिंग बनी है इसके अंदर। पहली हेडिंग आपकी बनी शेयर होल्डर फंड, आप देख लीजिए ध्यान से। पहली हेडिंग आपकी बन रही है शेयर होल्डर फंड। दूसरी हेडिंग आपकी बन रही है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये दूसरी हेडिंग आपकी बनी। तीसरी हेडिंग आपकी बनी है नॉन करंट लाइबिलिटीज की। और चौथी हेडिंग आपकी बनी है, चौथी हेडिंग आपकी जो बन रही है वो बन रही है करंट लाइबिलिटीज। इन 4 हेड्स में हमने बैलेंस शीट को डिस्ट्रीब्यूट किया है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के पार्ट, 4 हेड्स में। पहले हमारे पास सिर्फ 3 हेड्स थे। 1956 के आधार पर अगर आप ध्यान दीजिए तो वहाँ पर 3 हेड्स थे। पहला था शेयर होल्डर फंड, दूसरा था आपके पास करंट लाइबिलिटी, तीसरा था नॉन करंट लाइबिलिटी। ये आपके 3 हेड्स थे। अब यहाँ पर 4 हेड ऐड कर दिए गए हैं। एक नया हेड हेड एज आपको ऐड किया है सेकंड नंबर पे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के नाम से, जिसको मैंने अभी आपको समझाया कि वो होता क्या है। आगे देखते हैं इसके बाद। अब हम इसका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी टोटल की, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपको, अगर आप कोई वर्किंग नोट बनाते हैं, अगर आप किसी का कैलकुलेशन के लिए कोई अलग से कैलकुलेशन करते हैं किसी भी हेड का और उसका वर्किंग नोट बनाते हैं, तो आप उस वर्किंग नोट में नोट नंबर डालेंगे और वो नोट नंबर को आप यहाँ लिखेंगे, ताकि जब आप उसको चेक करें कि इसकी कैलकुलेशन का अमाउंट कैसे आया है, तो वो आप यहाँ पर दिखा सकें कि भाई हमने इस नोट नंबर में, इस वर्किंग नोट नंबर में हमने उसकी कैलकुलेशन की है। इसीलिए हम ये नोट नंबर डालते हैं जहाँ पर उसकी पूरी कैलकुलेशन दी हुई होती है। बिकॉज कोई भी काम हम करेंगे उसकी कैलकुलेशन हम इसके अंदर नहीं करेंगे। इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो छोटे छोटे आइटम्स आते हैं वो हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। हम यहाँ पर सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस का नाम लिखेंगे और टोटल अमाउंट लिख देंगे। और रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन जो है वो वर्किंग नोट नंबर के नाम से, वर्किंग नोट के नाम से अलग से उसकी कैलकुलेशन करेंगे। जो भी उसके अंदर आइटम्स आते हैं उनको प्लस माइनस जो हमें करना है वो सारी चीज़ें हम उसके अंदर करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ उस टोटल का अमाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल का अमाउंट हम यहाँ पर दिखाएंगे। और हम ये मेंशन कर देंगे कि हमने उसकी कैलकुलेशन कहाँ पर किस नोट नंबर में की है। तो वो नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर डाल के हम उसकी कैलकुलेशन वहाँ दिखा देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा कॉलम आपके लिए बनाया गया है वो बनाया गया है फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड। जो अमाउंट आपका अभी आया है करंट रिपोर्टिंग पीरियड में, वो अमाउंट आप यहाँ दिखाएंगे। और अगर आपके पास कोई प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का अमाउंट है तो वो आप यहाँ इस कॉलम में दिखाएंगे। करंट जितने भी अमाउंट हैं, मतलब हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं और आज हमारा ये अमाउंट इस साल का अंत का दिया हुआ है, तो हम इस साल के अंत का अमाउंट यहीं दिखाएंगे जब बैलेंस शीट बना रहे हैं। और अगर पिछले साल के अंत का कोई अमाउंट होगा जो बचा हुआ होगा, उसको हमें यहाँ दिखाना अलग से पड़ेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हमने इसका टोटल कर लिया, हमारे पास एक टोटल आ गया। ये टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड है, ये टोटल ऑफ लाइबिलिटी, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज साइड का टोटल आया है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो सेकंड हेड आएगा वो आएगा एसेट्स का। अब देखिए यहाँ पर एसेट्स के हेड में, एसेट्स के हेड में सबसे पहली हेडिंग जो हमने क्रिएट की है वो है नॉन करंट एसेट्स। जैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज आपकी थी, उसी तरीके से नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, वो संपत्ति आपकी, वो संपत्ति जो कि लंबे समय तक आपको बेनिफिट देगी, जहाँ से आप लंबे समय तक, आप लंबे समय के लिए आप उससे पैसा कमा सकते हो। 1 साल से ऊपर आपको पैसा कमाने का मौका उसमें मिलेगा, जहाँ से आपको वो बेनिफिट मिलेगा। 1 साल से ऊपर का समय जिसमें इंक्लूड किया जाता है, वो सारे के सारे आपके एसेट्स नॉन करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपका टाइम पीरियड 1 साल से ऊपर का माना जाता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट।
इसके अंदर आपको टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स आपको दिखेंगी। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे कि टेंजिबल एसेट में आपके पास प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये सारी चीज़ें आपकी टेंजिबल एसेट में, इनको आप छू सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं, और ये लंबे समय तक चलने वाले एसेट्स हैं। और इनको आप जब कभी फ्यूचर में बेचेंगे, आज से 5 साल 10 साल के बाद, तो भी आपके पास पैसा आएगा, और इनके थ्रू आप कई सारा पैसा पूरे 5 साल 10 साल 15 साल तक कमाते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन हम इन्हें महसूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल। गुडविल किसी कंपनी की एक रेपुटेशन, किसी फर्म की एक रेपुटेशन मानी जाती है, गुडविल होती है, और गुडविल की एक वैल्यू होती है। रेपुटेशन और गुडविल में एक बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है कि किसी भी इंसान की रेपुटेशन को अगर आप पैसे में मेजर करते हैं, किसी भी इंसान की रेपुटेशन को अगर आप पैसे में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में मेजर करते हैं, दूसरे अगर शब्दों में बोला जाए, तो किसी भी इंसान या किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म की आप रेपुटेशन को, उसको आप अकाउंटिंग लैंग्वेज में, मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे के रूप में मेजर करते हैं, तो वो गुडविल कहलाती है। बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि गुडविल का मतलब ये होता है किसी भी कंपनी की, फर्म की रेपुटेशन जिसको आप पैसे के रूप में मेजर कर रहे हैं, पैसे से मेजर कर रहे हैं, वो आपकी गुडविल है। क्योंकि कभी भी आप कंपनी में कोई भी काम करेंगे, तो बिना पैसे का कोई काम नहीं है। हर एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए, हर एक चीज़ आपको एक मॉनेटरी वैल्यू उसकी इंक्लूड होगी, हर चीज़ की एक मॉनेटरी वैल्यू होगी। उसी प्रकार से जब गुडविल की बात आती है, तो गुडविल की अपनी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो वो गुडविल जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम ये महसूस कर सकते हैं कि हाँ, कोई इंसान जिसकी एक रेपुटेशन है, वो कंपनी के साथ जुड़ा है, उसमें और कंपनी की खुद की अपनी एक रेपुटेशन है, जिसके आधार पे कंपनी की कीमत बढ़ती जा रही है समय दर समय। तो इंटेंजिबल एसेट्स, ये भी आपके लंबे समय के लिए हैं, ये भी आपके 1 साल से ऊपर के लिए हैं। उसी तरीके से आपका इंटेंजिबल एसेट्स में आपकी गुडविल आते हैं, पेटेंट्स आता है, कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है। अब पेटेंट्स एंड कॉपीराइट ये दो चीज़ें बहुत समझना बहुत ज़रूरी हैं कि ये होती क्या हैं। अधिकांश जब बच्चों से ये पूछा जाता है कि पेटेंट्स और कॉपीराइट के बीच का डिफरेंस अगर आप बताइए, तो ज़्यादातर बच्चों के अंदर ये पाया जाता है, जो लर्नर होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है कि उनको एक प्रॉपर और एक बेसिक अंतर इन दोनों के बीच में नहीं पता। ट्रेडमार्क, आज तक जब तक मैंने इसको समझाया है कहीं पर भी किसी भी लेवल पे, तो ट्रेडमार्क एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हर इंसान नॉर्मली जानता है, और अधिकांश बच्चों से इसका मुझे आंसर सही मिला है। लेकिन पेटेंट और कॉपीराइट एक ऐसी चीज़ होती है जिसका मुझे आंसर अधिकांश बच्चों से कभी सही नहीं मिल पाया, और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उन्हें पूर्ण प्रॉपर तरीके से इसके बारे में नहीं पता। वो इसका नाम जानते हैं, इनके बारे में उन्होंने सुना हुआ होता है, लेकिन इसके बीच का जो अंतर है वो उनको नहीं पता। तो आज मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि इंटेंजिबल एसेट में पेटेंट भी आते हैं, कॉपीराइट भी आता है, ट्रेडमार्क भी आता है। तो पेटेंट एंड कॉपीराइट, इन दोनों में क्या अंतर है, तो ध्यान दीजिएगा। पेटेंट उन चीज़ों पे मिलता है जहां पर आपने कोई साइंटिफिक काम किया हो, जहां पर आपकी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फॉर्मूला यूज हुआ हो, वहां पर आपको उन चीज़ों पे पेटेंट मिलता है। कॉपीराइट आपको उन चीज़ों पे मिलता है जहां पर आपने कोई कलात्मक क्रिया, यूनिक कलात्मक क्रिया की हो जो कि दुनिया में किसी ने नहीं करी। कलात्मक, आर्टिस्टिक वर्क जिसको हम कहते हैं। जब आप कभी भी एक यूनिक कलात्मक क्रिया करते हैं और वो दुनिया में यूनिक है, आप उस पर कॉपीराइट अपना ले सकते हैं। और जब आप कोई साइंटिफिक वर्क करते हैं जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D यूज पूरी पूर्ण रूप से लगती है, जहां पर एक फार्मूला तैयार होता है, साइंटिफिक वर्क होता है, जहां पर प्रॉपर टेस्टिंग होती है, एक फार्मूला बनता है, और उस फार्मूले, अगर वो फार्मूला पूरी दुनिया में यूनिक है, तो उस पर आप पेटेंट ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पेटेंट का एग्जांपल अगर मैं दूं, तो पेटेंट का एग्जांपल आप मेडिसिन को ले सकते हैं। क्योंकि मेडिसिन, जब भी कोई दवाई बनती है, तो दवाई प्रॉपर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट
ये पूरा कार्य होने के बाद ही बनती है, जिसपे कि प्रॉपर टेस्टिंग होती है, प्रॉपर फार्मूला लगता है, उसके बाद फिर ये दवाई मार्केट में लाई जाती है। और अगर उसका फार्मूला यूनिक है, वो दवाई यूनिक है, तो उस पर आप पेटेंट, वो कंपनी उस पर पेटेंट ले सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो पेटेंट ले, लेकिन वो कंपनी की मर्जी है, वो चाहे तो उस पर पेटेंट ले सकती है। अगर आपने एक बार पेटेंट ले लिया तो वो फॉर्मूला कोई भी इंसान यूज नहीं कर सकता। दूसरा, पेटेंट के बारे में मैं बात करूं तो पेटेंट का मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है किसी भी पेटेंट का 20 साल, 20 ईयर्स। उसके बाद आप उसको रिन्यू करा सकते हैं। मैक्सिमम आप उसको 20 ईयर्स तक का ले सकते हैं एक बार में। जब आप एक बार पेटेंट का राइट्स लेते हैं तो आप मैक्सिमम 20 साल तक के लिए ले सकते हैं। 20 साल के बाद अगर आपको लगता है कि 20 साल के बाद भी वो फॉर्मूला आपका यूनिक है और वो आगे और आप उस पर पेटेंट ले सकते हैं, तो आप उसको 20 साल के बाद रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड बता रहा हूँ, आप मैक्सिमम 2 साल भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 20 साल तक, एक बार में 20 साल तक आप उसको पेटेंट करवा सकते हैं अपने किसी भी मेडिसिन को या किसी भी प्रोडक्ट को जिसमें साइंटिफिक वर्क किया गया है, जिसमें फॉर्मूला लगा है। कॉपीराइट जो आपको मिलता है वो किसी भी कलात्मक क्रिया, अगर आपने कोई कलात्मक क्रिया की है, कोई आर्टिस्टिक वर्क किया है उस पे और वो यूनिक है इस पूरी दुनिया में, तो आप उस पे कॉपीराइट ले सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे बुक लिखना एक कलात्मक क्रिया है, ड्राइंग करना एक कलात्मक क्रिया है, डांस फॉर्म एक कलात्मक क्रिया है, सिंगिंग एक कलात्मक क्रिया है, अलग अलग धुन बनाना एक कलात्मक क्रिया है। तो ये सारी कलात्मक क्रियाएं होती हैं। डिज़ाइन बनाना, कंपनी के अंदर कई सारे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कार है, कार की डिज़ाइन बनती है, बाइक है, बाइक की अलग अलग डिज़ाइंस बनते हैं। तो अगर वो यूनिक है तो वो एक कलात्मक क्रिया के रूप में जानी जाती है कि ये कलात्मक क्रिया है, उस पर चाहें तो आप कॉपीराइट ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉपीराइट की कैटेगरी में आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों के बीच का अंतर आज क्लियर हुआ होगा कि कॉपीराइट और पेटेंट में बेसिक अंतर क्या होता है। बाकी इसमें कई सारी चीज़ें और भी इंक्लूड हैं। तो ये इंटेंजिबल है, इसको अगर आपने इस पेटेंट लिया है किसी भी चीज़ में तो आप उसको बेच के पैसा कमा सकते हैं। अगर आपने किसी भी चीज़ में कॉपीराइट लिया है तो आप उसको बेच के पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। और ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का मतलब होता है किसी भी कंपनी का यूनिक लोगो, यूनिक मार्क। ठीक है, जो एक आपका साइन सिग्नेचर स्टाइल होता है किसी भी कंपनी का, वो एक सिग्नेचर मार्क होता है जिसको देख के आप, जिसको, जो लोगों को देख के आप उस कंपनी के नाम समझ जाते हैं कि कौन सी कंपनी होगी, वो ट्रेडमार्क कहलाती है। तो ये आपके टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट की बात हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कुछ नहीं है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि वो सारे टेंजिबल एसेट्स जो कि अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में हमें आपको अगर और आसान तरीके से समझाऊं तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो सारे टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स जो कि वर्क इन प्रोग्रेस में हैं, वो सारे आपके कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में इंक्लूड हो सकते हैं। टेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो ऐसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि आपके किसी कंपनी के अंदर एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। अब वो 1 साल के अंदर हो सकता है कि शायद 1 साल के अंदर ना हो पाया, उसमें अभी वो निर्माण चल रहा है, लेकिन साल खत्म हुआ है तो हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और उस साल हमें उस बिल्डिंग के निर्माण में जो भी खर्चा आया है वो हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा। तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम पे जाएगा, क्योंकि वो पैसा अभी उसमें और खर्चा होना बाकी है, वो निर्माण अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो बिल्डिंग अभी और बनेगी। तो इसीलिए वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर जाएगा। उसी तरीके से इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में क्या आता है? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में वही जो जितने इंटेंजिबल एसेट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। अगर आप इस पे भी कोई आपका काम चल रहा है तो वो इसके अंदर, और उस पर होने वाला जो भी आपको जो आगे फ्यूचर में बेनिफिट देगा, वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आएंगी, वो पैसा आपका इसके अंदर दिखाया जाएगा। अब जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी बनती है इसके अंदर, वो बनती है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। पहली हेडिंग आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर आपकी 2-3 हेडिंग बन गई।
पहली हेडिंग आपकी बन गई है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, दूसरी हेडिंग आपकी बन गई है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, तीसरी हेडिंग आपकी बनेगी डिफर्ड टैक्स एसेट की, एंड चौथी है आपके पास लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की। तो ये चार चीज़ें नॉन करंट एसेट्स के अंदर आती हैं। पहली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो कि लंबे समय के लिए की गई है जिससे आपको पैसा आएगा, फ्यूचर में आप उससे पैसा कमाओगे, वो सारी चीज़ें आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जाएंगी। उसके बाद तीसरा डिफर्ड टैक्स एसेट्स। डिफर्ड टैक्स एसेट्स का मतलब ये होता है कि जब टैक्स में कोई अंतर आता है, जब टैक्स में कोई अंतर आता है, मान लीजिए आपने एक सामान खरीदा, बुक वैल्यू पे उसकी एक टैक्स रेट 30% था, लेकिन कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस या नॉर्म्स बदलने की वजह से वो टैक्स रेट बढ़ गया। तो अगर वो टैक्स रेट बढ़ गया तो आपका, या कम हो गया मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसेट्स की बात कर रहे हैं तो आपको टैक्स में फायदा होगा, तो मान लीजिए कि वो टैक्स रेट कम हो गया किसी भी गवर्नमेंट नॉर्म्स की वजह से, आपका वो टैक्स रेट उसमें कम हो गया, तो बुक वैल्यू पे जो टैक्स रेट कम हुआ है, जो पहले आपने लगाया था और जो अब कम हो गया है, उसका जो फायदा आपको मिलेगा, वो फायदा आपका डिफर्ड टैक्स एसेट्स के नाम से जाएगा। उसी तरीके से मैंने आपसे डिस्कस किया था लाइबिलिटीज में, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज में वो चीजें जाएंगी कि अगर आपने एक टैक्स रेट किसी भी एक बुक वैल्यू पे, किसी भी सामान की बुक वैल्यू पे जो भी टैक्स रेट आपने टैक्स पे करना था आपको, और गवर्नमेंट की रेगुलेशन की वजह से उस साल कुछ चेंजेस हुए जिसमें टैक्स रेट बढ़ गया, तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो वो आपकी लाइबिलिटीज़ की कैटेगरी में, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ के अंदर में जाएगा। उसी तरीके से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कोई अगर हमने लोन लिए हैं लंबे समय के लिए जिस पे हम इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं, उन्हें हमें चुकाना है आज 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, ठीक है, 10 साल तक या 15 साल तक, तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आपके आएंगे, कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज अदर नॉन करंट एसेट्स। पहली थी करंट एसेट्स, अब आ गई है दूसरी हेडिंग, वो है हमारी अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अदर नॉन करंट एसेट्स में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अदर अदर नॉन करंट एसेट्स जो कि हमारा पांचवा हिस्सा है, उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं। तो अदर नॉन करंट एसेट्स में हमारे जो भी बचे हुए एसेट्स हैं जो कि लंबे समय के लिए यूज़ होने हैं, जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, वो सारी चीज़ें अदर नॉन करंट एसेट्स में आती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग जो है करंट एसेट्स। अब हम करंट एसेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हमने नॉन करंट एसेट्स की बात की, अब हम करंट एसेट्स की बात करेंगे। करंट एसेट्स का मतलब है वो सारी चीज़ें जिनको बेच के हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन एक साल के अंदर, जो टाइम पीरियड आपका एक साल के अंदर होता है मैक्सिमम, वो सब करंट एसेट्स में आते हैं। जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट हमने किया है जिसका हमें फ़ायदा मिलना है, एक साल के अंदर अंदर हमें सारा रिटर्न मिल जाएगा, वो करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। इन्वेंट्रीज, हमारी जो स्टॉक होते हैं, जो सामान हमारा बचता है क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जो हम यहाँ पर दिखाते हैं, वो हमें एक साल के अंदर ही बेचना होता है, तो वो हम एक साल के अंदर हमें उसका फ़ायदा मिल जाता है, तो हमें पैसा उससे भी रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो सारी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद ट्रेड रिसीवर्स भी आपके इसमें आते हैं। ट्रेड रिसीवर में दो चीज़ें आती हैं। ट्रेड रिसीवर में एक आता है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो उसको हम ट्रेड रिसीवेबल के नाम से जानते हैं। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो वो ट्रेड रिसीवेबल के नाम से आएंगे। उसी तरीके से ट्रेड पेबल, जो लाइबिलिटी साइड में ट्रेड पेबल वर्ड यूज होता है, उसमें क्रेडिटर्स और प्लस बिल्स पेबल आता है। यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल आते हैं, वहाँ पर बिल्स पेबल आते हैं। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कोई भी चीज़ जो कि ऑलरेडी हमारे हाथ कैश में है, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी करंट का पार्ट होती हैं। उनको आप कैश में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है क्योंकि वो अपने आप में कैश में ऑलरेडी कन्वर्टेड हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हमने कोई ऐसे छोटे लोन लिए हैं जो कि 3 महीने के हैं, 6 महीने के हैं, 7 महीने के हैं, एक साल के अंदर का कोई लोन लिया है जिसको हमें दिया है किसी को, और उससे हमें पैसा आना है, तो वो चीज़ें हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएंगी। एंड इसी प्रकार से अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स में हमारी जो चीज़ें आती हैं, वो अगर इनमें से कोई भी आइटम जो इन ऊपर के 5 कैटेगरी में नहीं आया है और वो बचा है, तो वो अदर करंट एसेट्स की कैटेगरी में आएगा। सो ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड होती हैं इसके अंदर। तो ये जो हमने अभी आपको बताया,
ये सारे आपके बैलेंस शीट का पार्ट है। तो पहला आप देख लीजिए, मैं फिर से इसको रिवाइज कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला आप देखिए ध्यान से, हम इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ के साइड से स्टार्ट करते हैं। इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर में आपके पास आता है शेयर होल्डर फंड, फिर दूसरा आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, फिर तीसरा आपका आता है माफ़ कीजिएगा शेयर होल्डर फंड, उसके बाद आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर तीसरा आपके पास इंक्लूड होगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़, एंड चौथा आपके पास इंक्लूड होगा करंट लाइबिलिटीज़। उसी तरीके से अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स के अंदर हमारे पास पहला आता है नॉन करंट एसेट्स, और दूसरा जो आइटम हम इंक्लूड करते हैं वो आता है करंट एसेट्स। तो एसेट्स के अंदर दो कैटेगरी क्रिएट की गई हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। और इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर में चार कैटेगरी क्रिएट की गई हैं, चार हेडिंग्स सब क्रिएट की गए हैं। पहला है शेयर होल्डर फंड, फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। तो इस प्रकार से ये बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के हिसाब से दी गई है, जो कि शेड्यूल नंबर 3 के पार्ट 1 में इंक्लूडेड है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे देखें तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो भी बनेगा प्रोफॉर्मा एज पर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो बैलेंस शीट में हमने देखा कि बैलेंस शीट में बहुत कम चेंज थे, सिर्फ दो चेंजेस थे, दो ऐसे नाम थे जो कि नए इंक्लूड किए गए थे। एक नाम आपका इंक्लूड किया गया था मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, और दूसरा इंक्लूड आपकी एक हेडिंग नई ऐड हुई थी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये दो नाम एक ऐसा था जो बैलेंस शीट में इंक्लूड किया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, और थोड़े से ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। चीज़ें वही हैं जो हमने 1956 में की थी, वही चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन उनकी हेडिंग्स के नाम थोड़े से बदल दिए गए हैं। तो वो हेडिंग्स के नाम क्या क्या हैं वो हम देखते हैं, और उसको किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज पर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के शेड्यूल नंबर 4 में इसको प्रिस्क्राइब किया गया है पार्ट 2 के अंदर। तो इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले इसमें हेडिंग आता है, मैंने आपको जो पहले बताया कि हमने इसमें ट्रेडिंग का जो खर्चा और इनकम था वो भी इंक्लूड कर लिया, और प्रॉफिट एंड लॉस का तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ट्रेडिंग का जितना भी खर्चा और एक्सपेंसेस आपका इनकम था वो भी इसी के अंदर ही अब इंक्लूड होगा। ट्रेडिंग अकाउंट हम अलग से नहीं बनाएंगे, उसको हमने इसके साथ ही मिला दिया है, इसके साथ मर्ज कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहली जो आपकी हेडिंग यहाँ पर स्टार्ट होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक कैटेगरी आप ये बनाएंगे, और जो दूसरी आपकी यहाँ पर कैटेगरी यहाँ से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट हुई है, उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो आपकी बनेगी वो आपकी अलग से हेडिंग एक्सपेंसेस के नाम से जाएगी, और जो दूसरी हेडिंग जाएगी वो आपकी एक्सपेंसेस के नाम से जाएगी। तो पहली जो हेडिंग है वो आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से जाएगी, और दूसरी जो हेडिंग है वो आपकी एक्सपेंसेस के नाम से जाएगी। ठीक है, तो हम एक तरफ रेवेन्यू दिखाएंगे कि हमें कितना फायदा हुआ है, कितना इनकम हमारे पास आई है, जनरेट हुई है, और दूसरी तरफ हम खर्चे दिखाएंगे कि हमारे पास कितना टोटल खर्चा हुआ है। तो अब इसमें रेवेन्यू में आप ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे रेवेन्यू इंक्लूड होंगे। आपको अगर याद हो, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जितने भी डायरेक्ट खर्चे या रेवेन्यूज हमारे होते थे वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते थे, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे एक्सपेंसेस या रेवेन्यू हमारे पास होते थे वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते थे। लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू एक ही हेडिंग है, इसीलिए रेवेन्यू के अंदर जितने डायरेक्ट रेवेन्यू होंगे, इनडायरेक्ट रेवेन्यू होंगे, सब हम इसी के अंदर दिखाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम रेवेन्यू की बात करेंगे, तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जो चीज आएगी वो आएगी आपका सेल, नेट सेल। नेट सेल आपको याद होगा, नेट सेल हम कैसे निकालते हैं। तो नेट सेल में हम करते हैं नेट सेल, नेट सेल में आप सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न ये करते थे। अगर आपको याद कीजिए, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, कुछ भी सेल आपने की है पूरे साल में और कुछ भी अगर सेल्स रिटर्न उसके साथ हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे तो हमारी नेट सेल आ जाएगी। नेट सेल के बाद अगर हमने कोई अदर इनकम कमाई है,
कोई भी अदर इनकम जो भी हमारे पास है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहीं से इंटरेस्ट अर्न किया है, आपने कहीं से डिविडेंड आपको मिला है, ठीक है, आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है, कोई भी इन्वेस्टमेंट बेच के आपको कुछ फायदा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपकी अदर इनकम की कैटेगरी में आएंगी, जो कि इनडायरेक्ट भी हो सकती हैं और डायरेक्ट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों की हम यहाँ पर बात करके चल रहे हैं। किसी भी प्रकार की इनकम, चाहे वो इनडायरेक्ट नेचर की हो, चाहे वो डायरेक्ट नेचर की हो, सारी की सारी चीजें आप रेवेन्यू के अंदर ही दिखाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास ये सारी चीजें आ गई, हम इनको टोटल करेंगे और हमारे पास रेवेन्यू साइड का टोटल आ जाएगा, टोटल ऑफ रेवेन्यू साइड। तो हम इनका टोटल करेंगे और टोटल ऑफ रेवेन्यू साइड हमारे पास जनरेट हो जाएगा, ये, ठीक। अब इसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस में। अब जो हमारे पास दूसरी जो कैटेगरी क्रिएट की गई है, वो की गई है एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में आप देखिए, आपके पास सबसे पहले तो 3 और 4 आइटम जो स्टार्टिंग के लिखे हुए हैं उसको आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। जो भी मटेरियल आपने कंज्यूम किया गया, या तो आपको ये मिलेगा, या फिर आपको इसकी जगह पे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स मिलेगा, और या फिर आपको वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक इन ट्रेड, ये चारों में से कोई एक चीज़ आपको एक बार में मिलेगी। अब इसको समझ लीजिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब है कि जो भी आपने मटेरियल कंज्यूम किया है उसमें कितना खर्चा आया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखानी पड़ेंगी। मतलब अगर आप मटेरियल की बात कर रहे हैं तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पर आएगा, कुछ परचेज रिटर्न किया है तो वो आएगा, ओपनिंग स्टॉक वगैरह जो भी हैं वो आपके यहाँ पर आएंगे, वो सारी चीज़ें। तो आप उसको किसी भी नाम से दिखा सकते हैं। अगर कोई फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं तो फिनिश गुड्स में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पर आते हैं। इसमें चेंजेस इन इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के बीच में जो भी कोई अंतर आया होगा, क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच का डिफरेंस, वो आपको चेंज इन इन्वेंट्री के नाम से दिखाना पड़ेगा। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है और जो भी ओपनिंग स्टॉक आपका था, उन दोनों के बीच का अंतर फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स में बने बनाए सामान में। रॉ मटेरियल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, कच्चे माल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, वो माल जो बन चुका है ऑलरेडी, कच्चे माल से जो पूर्ण रूप से जो एक सामान तैयार हो गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन में सवाल में आपको दिया है तो वो चेंज, उसके बीच का डिफरेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का डिफरेंस आप यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। वर्क इन प्रोग्रेस में जो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है वो सारी चीज़ें आप यहाँ दिखाएंगे, और जो होने वाला है उसे हम बैलेंस शीट में दिखाते थे, अगर आप याद कीजिए तो। वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से, इंटेंजिबल एसेट्स वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से आपने वहाँ पर भी दिखाया था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर आपका जो खर्चा हो चुका है, जो खर्चा आपका हो चुका है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से दिखाएंगे। और आगे भी वो काम खर्चा चल रहा है, लेकिन अगले साल भी खींचेगा, लेकिन इस साल, जब इस साल के अंत तक जितना खर्चा उसमें हो गया है वो वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग में कई सारे खर्चे होते हैं, लेकिन बिल्डिंग बन के अभी पूरी नहीं हुई, साल खत्म हो गया है, बिल्डिंग बन के पूरी नहीं हुई, और बिल्डिंग में अभी आगे और भी खर्चा होगा, लेकिन जो आगे खर्चा होगा वो आगे अगले साल की बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। इस साल उस बिल्डिंग में जितना खर्चा हो गया वो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से उसको दिखाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वन, वो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अलग है और फाइनेंस कॉस्ट आपका अलग है, ये एक अलग टर्म है, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अलग है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब है कि एम्प्लॉय के ऊपर किए गए सारे खर्चे, वर्कर्स, लेबर, एम्प्लॉय, इन सबको अब एक ही कैटेगरी में ले लिया है। मैंने आपको अभी अभी बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारे एक्सपेंसेस एक साथ मिला दीजिए, तो आप यहाँ पर एम्प्लॉय की बात भी कर रहे हैं, यहाँ पर आप लेबर की बात भी कर रहे हैं, मतलब लेबर को दिए जाने वाले वेजेस भी यहाँ पर आएंगे, एम्प्लॉय को दिए जाने वाली सैलरी भी यहाँ पर आएगी। इसके बाद अगर हमने कोई प्रोविडेंट फंड दिया है तो वो भी यहाँ पर आएगा। इसके बाद अगर हमने कोई एम्प्लॉय के लिए अलग से कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस किए हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। तो एम्प्लॉय पे, वर्कर्स पे, लेबर पे किए जाने वाला कोई भी खर्चा, वो सारी चीज़ें
यहाँ पर आप दिखाएंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के नाम से आप दिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में वो सारी चीज़ें आएंगी जहाँ पर वो खर्चे जो कि आपने बोरोइंग्स के रूप में इनकर हुए हैं, कुछ आपने उधार लिया है और उस पे जो खर्चा आपका हुआ है। जब आपने उधार लिया है तो आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो जब इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो आपका खर्चा है, वो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर जाएगा। आपने डिवेंचर इशू किए हैं, डिवेंचर पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो इंटरेस्ट आपका फाइनेंस कॉस्ट के अंदर जाएगा। आपने बैंक से लोन लिया है, आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इस साल जो आपने इंटरेस्ट पे किया है वो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर में जाएगा। तो फाइनेंस कॉस्ट में वो खर्चे आते हैं जो आपने बोरोइंग्स के थ्रू, जो आप बोरोइंग्स, जो आप उधार जो आप लेते हो लोगों से, बोरो करते हो पैसा, उस पे जो आप पे करते हो, जो खर्चा आपका होता है, वो आपका फाइनेंस कॉस्ट के अंदर में दिखाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। डेप्रीसिएशन में अगर बिल्डिंग पे कोई डेप्रीसिएशन हुआ है, प्लांट पे कोई डेप्रीसिएशन हुआ है, मशीनरी पे कोई डेप्रीसिएशन हुआ है, किसी सामान पे कोई डेप्रीसिएशन आपका हुआ है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में जाएंगी। सारे की सारी जो भी खर्चे ऐसे होंगे वो सारे इसमें जाएंगे। और इसके बाद अगर कुछ अलग से और खर्चे बचते हैं छोटे मोटे, जैसे कि टेलीफोन बिल होते हैं, आपके रेंट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, ये सारे जो चार्जेस हैं ये अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में जाते हैं। पोस्टेज स्टेशनरी होता है, स्टैम्प होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी अदर एक्सपेंसेस के अंदर में दिखाई जाती हैं। तो ये हमारा बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बेसिक क्राइटेरिया। पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा है एक्सपेंसेस। अभी इसको हमें आगे कंटिन्यू और करना है। अभी यहाँ तक आप समझ लीजिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सिर्फ दो चीजें आती हैं, एक तो रेवेन्यू, दूसरा अदर इनकम। एक आती है रेवेन्यू और दूसरी आती है अदर इनकम, और इन दोनों को जब टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। एक्सपेंसेस में हमारे पास दो तीन आइटम आते हैं। पहला आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद आता है चेंज इन इन्वेंट्री इन फिनिश गुड्स। फिर हम लिखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड में अगर किया हो गया कोई खर्चा है। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में जो भी खर्चा आप बोरोइंग्स के थ्रू आप पे कर रहे हो, जो बोरोइंग्स है उस पर जो खर्चा आया है वो फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। कोई किसी प्रकार का आपने इंटरेस्ट पे किया है, चाहे आपने लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, चाहे आपने डिविडेंड पे आप इंटरेस्ट, सॉरी डिवेंचर पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें फाइनेंस कॉस्ट के अंदर जाएंगी। उसके बाद डेप्रीसिएशन की बात करते हैं। तो डेप्रीसिएशन मैंने आपको बताया, आपकी बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन अगर कुछ लगा है, आपके प्लांट एंड मशीनरी पे कुछ डेप्रीसिएशन लगा है, या किसी भी और एसेट्स पे आपके डेप्रीसिएशन लगा है, वो सारी चीज़ें आपके डेप्रीसिएशन के खर्चे में आप दिखाएंगे। और इसके बाद बचा अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में आपके टेलीफोन बिल, जितने भी अदर एक्सपेंसेस जो बच गए हैं खर्चे, जो आपने इन ऊपर की कैटेगरी में नहीं दिखाए, वो आपको सारे के सारे खर्चे अदर एक्सपेंसेस में दिखाने पड़ेंगे, वो आप वहां पर दिखाएंगे। अब हम आते हैं आगे। तो जब हम इसका टोटल कर लेंगे, जब हम एक्सपेंसेस करने के बाद, इसका करने के बाद यहाँ पर फिर से टोटल कर लेंगे, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस बी कैटेगरी, ये बी कैटेगरी है, ठीक है, और ये ए कैटेगरी थे, टोटल ऑफ रेवेन्यू, ये आपका ए कैटेगरी और ये बी है। तो जब हमने इसका टोटल कर लिया और इसका टोटल करने के बाद हम ए और बी इन दोनों को माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे, अगर हमारी इनकम ज़्यादा है रेवेन्यू से तो हमें प्रॉफिट आएगा, अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं अपने रेवेन्यू से तो हमारे पास लॉस आएगा। तो देखिए, आपके पास अगर इनकम है तो इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा। तो देखिए, उसके बाद आपका जो भी हेडिंग आएगा आप ए माइनस बी करेंगे। यहाँ पर मैं, जैसे यहाँ पर उन्होंने 3-4 लिखा है, मैं यहाँ पर ए माइनस बी लिख रहा हूँ इसकी जगह पे, कि ए माइनस बी, आपको समझने में आसानी हो, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जैसे ही मैंने किया तो प्रॉफिट आ गया आपके पास, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अभी एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हमने इंक्लूड नहीं किया है, उससे पहले का प्रॉफिट है। तो अभी हमें एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी इंक्लूड करना है। तो एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के पहले का जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद, वो आप यहाँ पर दिखाइएगा। इसके बाद हमारे पास जो भी कोई एक्सेप्शनल आइटम होंगी,
जो भी हमारे पास कोई एक्सेप्शनल आइटम होंगी, एक्सेप्शनल आइटम का मतलब वो आइटम जिसकी हम पहले से प्लानिंग नहीं करके चलते, वो आइटम जिसकी हम पहले से प्लानिंग करके नहीं चलते लेकिन वो खर्चा कंपनी में हो जाता है। जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सारी चीज़ें हैं। या फिर आपकी बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, ये सारी चीज़ें आपकी एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम में दिखाई जाती हैं। तो इस प्रकार से कोई भी अगर खर्चा हो जाता है कंपनी के अंदर तो वो आप एक्सेप्शनल आइटम के अंदर दिखाएंगे। या अगर आपका चोरी हो गई है, आग लग गई है कंपनी में, तो वो भी कंपनी का नुकसान है, कंपनी को उससे काफ़ी नुकसान होता है, वो आपकी कंपनी का एक खर्चे का पार्ट है, तो वो हम यहाँ पर दिखाएंगे और उसको माइनस करेंगे। तो जैसे ही हम प्रॉफिट में से एक्सेप्शनल आइटम माइनस करते हैं, हमारे पास बचता है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, बिकॉज एक्सेप्शनल हम माइनस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक्सेप्शनल जैसे ही माइनस कर दिया, हमारे पास बचा एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। अब एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम को हमें माइनस करना है, तो एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम को हम यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई ऐसा खर्चा हुआ है जिसकी हमने प्लानिंग, हमारे जो एसेट्स का पार्ट था, जो हमारे कंपनी का हिस्सा था, लेकिन वो खर्चा हो गया है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, तो वो आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें क्या नाम है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की, तो हमने पहले जो कुछ खर्चा कर दिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हमारे कर दिए, और हमें लगा था कि ये हमें फ़ायदा दे जाएंगे, लेकिन वो हमें फ़ायदा नहीं दिए। तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आएंगी। हमें ऐसा लगा था कि फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन वो हमें फ़ायदा नहीं मिला यहाँ पर, तो वो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो जैसे ही हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये चीज़ हमारे पास आएगी। अब हमारे पास टैक्स बचा, अब हम टैक्स को माइनस करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम टैक्स को माइनस करेंगे, तो टैक्स को माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, वो आएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब है हम जिस बिजनेस जो हमारा चालू हालत में है, जो चल रहा है बिजनेस, वहां से ये प्रॉफिट निकल के आया है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ डिसकंटिन्यू भी हम ऑपरेशन कर देते हैं। कुछ बिजनेस साल के बीच में हमारे अगर 10 बिजनेस चल रहे हैं अलग अलग, तो कुछ बिजनेस हमारे बंद भी हो जाते हैं, कुछ उसका एक छोटा सा हिस्सा बंद भी हो जाता है। तो अगर हमने उस हिस्सा जो बंद किया है उसमें से कुछ प्रॉफिट आया है या लॉस हुआ है, तो वो हम यहाँ पर दिखाएंगे उसके बाद। ठीक है, और उसके बाद दिखाने के बाद जो भी हमारे पास अमाउंट बचेगा, वो उस नाम से दिखाएंगे प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स के बाद। और उसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा प्लस माइनस करने के बाद, वो आपका बचेगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये पूरा तरीका है आपका प्रॉफिट निकालने का, प्रॉफिट या लॉस निकालने का, कि अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस आता है तो लॉस निकल के आएगा। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के आधार से नया वाला कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। तो एज पर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 और एज पर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, इन दोनों में हमने ये डिफरेंस देखा कि क्या डिफरेंस, क्या अंतर, क्या चेंजेस इसमें निकल के आए हैं। कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पार्ट नंबर 2 शेड्यूल 4 में बताया गया है, और बैलेंस शीट को पार्ट नंबर 1 शेड्यूल 3 के अंदर बताया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है। तो ये हो गए आपके दो चीज़ें। जब हमने ये दोनों चीज़ें समझ ली, अब हम ये देखते हैं कि भाई हम अगर फाइनल अकाउंट हम बना रहे हैं, तो फाइनल अकाउंट के एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। इतनी जो चीज़ें हमने आज सीखी और ये जो चीज़ें हमने बनाई 1956 और 2013 के आधार पे, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो कि किसी भी बिजनेस का सबसे पहला, टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस, हमें किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में पता चल जाता है कि आर्थिक उसकी जो स्थिति है वो क्या है। दूसरा जो फायदा मिलता है कि हम अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, टू सिक्योर लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हम लोन को सिक्योर कर लेते हैं उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जिनसे कि लोन हम लेते हैं या जिनको हम लोन देते हैं। तीसरा, टू कंडक्ट कंपैरेटिव स्टडी, हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस साल हमने कितना फ़ायदा हमें हुआ, इस साल कितना हमें नुकसान हुआ, इससे पहले हमें कितना फ़ायदा नुकसान हुआ, या हमारे ही जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसकी बैलेंस शीट या उसकी P&L के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो अगर हमसे आगे चल रही है तो वो बैलेंस शीट और P&L में किस ऐसे क्षेत्र को पे बहुत अच्छे से काम कर रही है जिसकी वजह से वो हमसे आगे है।
तो एक कंपैरिजन आसानी से पॉसिबल हो जाता है, जिससे कि आप भी अपने कंपनी में कई सारी चीज़ों में सुधार कर सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टेक होल्डर्स। ऐसे स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? स्टेक होल्डर्स वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें हम स्टेक होल्डर बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके पास कंपनी का शेयर हो, जरूरी नहीं है कि वो कंपनी का हिस्सा हो, लेकिन वो कंपनी में इंटरेस्टेड है। तो अगर कंपनी में इंटरेस्टेड हैं तो इसका मतलब वो कंपनी के लिए आगे जाके फायदा कर सकते हैं। कंपनी कभी भी चाहे तो उनको अपने कंपनी का हिस्सा बना सकती है, तो वो हमारे स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। तो हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फायदा जो हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स, जो कंपनी के अंदर स्टेक होल्डर्स वो, और जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जो भी हैं उनको, उन दोनों को फायदा मिलता है। उनको मेन एसेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे कि वो बिजनेस में आगे पैसा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पे हम फैसले, कंपनी के फैसले लेते हैं। असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी फैसला अगर हमें लेना है, कोई भी डिसीजन हमें लेना है, तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पे, इन फाइनल अकाउंट के आधार पर ही फैसला कंपनी के अंदर लिया जाता है। अब हम ये समझते हैं कि फाइनल अकाउंट में लिमिटेशंस क्या है, इसके ड्रॉबैक क्या है, इसका मेन लिमिटेशन क्या क्या है। तो सबसे पहली बात तो कि फाइनल अकाउंट जो है वो आपके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बिल्कुल खत्म कर देता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ क्वांटिटी पे बात करता है, वो सिर्फ नंबर्स पे बात करता है, वो सिर्फ फिगर पे बात करता है, वो क्वालिटी पे बात, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे बात नहीं करता। ये सबसे पहला एक डिसएडवांटेज फाइनल अकाउंट का होता है। दूसरा कि वो कुछ कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड होता है, और वो सारी चीज़ों को ओवरऑल लेके नहीं चलता। जनरल प्रैक्टिसेस या जनरल जो आपके जितने भी चीज़ें होती हैं उन एस्पेक्ट्स को कवर अप नहीं करता। वो सिर्फ कुछ ही कन्वेंशंस और प्रैक्टिसेस जो अकाउंटिंग में लिखी हुई हैं उनके आधार पे वो बनाया जाता है। इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। अगर प्राइस लेवल में कोई चेंज आता है तो वो उसको इग्नोर कर देता है। फोर्थ पॉइंट, डिपेंडेंस ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसकी डिपेंडेंस जो होती है वो हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे होती है, कि हिस्ट्री में हम जो काम करते हुए आए हैं उसी को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो हमारे जो पास्ट जितने भी जो हमारे अमाउंट होते हैं उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे बिजनेस में। तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डिपेंडेंस इसकी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद नॉट ऑलवेज कंपेरेबल अक्रॉस कंपनीज। हम हमेशा कंपनीज के थ्रू कंपेयर, अलग अलग कंपनीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते बैलेंस शीट्स को या फाइनल अकाउंट को। हम कभी भी, ऑलवेज ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम उसको कंपेयर कर पाए। कई बार कंपनी का स्ट्रक्चर अलग होता है, कई बार कंपनी का नेचर अलग होता है, कई बार कंपनीज होती सेम है। सेम मतलब है कि कंप्यूटर आपकी सेम होती है लेकिन उसका स्ट्रक्चर, उसका नेचर अलग अलग होता है, तो उससे हमारा कंपेरिजन पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरा, नो डिस्कशन ऑफ नॉन फाइनेंशियल इश्यूज। जो नॉन फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं कंपनी के अंदर, उसके बारे में फाइनल अकाउंट कभी भी बात नहीं करता है। वो सिर्फ फाइनेंशियल ही इश्यूज को डिस्कस करता है, नॉन फाइनेंशियल इश्यूज को फाइनल अकाउंट कभी भी उस पर चर्चा नहीं करता। और फाइनल अकाउंट सबसे लास्ट में, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। फाइनल अकाउंट जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे बेस्ड होता है। इसीलिए ये हमारी एक लिमिटेशन बन जाती है कि हम सिर्फ उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के आधार पर ही फैसले ले पाते हैं, ना कि ओवरऑल फैसले हम ले पाते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे फाइनल अकाउंट को बनाने के। तो आज हम अपना लेक्चर इसी के आधार पे आज हम अपना लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।